हेडिंग डालिएगा। क्या लिखा हुआ है? काउची इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? कॉसिज। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉसिज इक्वेशन। तुम याद रख सकता है कौची इक्वेशन, याद रखने के लिए, ठीक है? कॉसिज इक्वेशन लिखिए, कॉसिज इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? कॉसिज इक्वेशन। बहुत काम का ही चीज है, ठीक है? एनसीईआरटी में इसका कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सवाल इससे हर बार पूछा जाता है, ठीक है? ये कॉसिज इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये समझो। इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप ये सब बताओ हमको कि जैसे मान लो कि ये प्रिज्म कल पढ़ाए थे ना आपको, तो मान लीजिए प्रिज्म है, इसमें हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। किसको इंसिडेंट करवाते हैं? व्हाइट लाइट को। तो व्हाइट लाइट में क्या वो कलर है? 7 कलर है ना। अब बताओ, व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म से पास करता है तो 7 कलर का बेंडिंग क्या एक जैसा होता है कि अलग अलग एंगल से? इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा, लेकिन ये जाएगा ऐसे कुछ, यहां से और बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसे जाएगा। यहां पे अगर स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन पे आपको 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा ना, जिसमें सबसे ऊपर कौन होगा और नीचे कौन होगा? वायलेट। अब बताओ, इस सब कलर के लिए मीडियम तो सेम था, इस सब कलर के लिए मीडियम, लेकिन रेड कलर का बेंडिंग देखो। अगर रेड कलर का बेंडिंग देखेंगे तो ये वाला है, अगर वायलेट कलर का बेंडिंग देखेंगे तो ये वाला है। अब बीच में भी 5 कलर और है, इस सब का बेंडिंग अलग अलग एंगल से हो रहा है ना। आपसे पूछा जाए कि अगर इस सब कलर के लिए मटेरियल सेम था तो बेंडिंग अलग अलग क्यों हुआ? सोचने वाली बात है ना, कि अगर मीडियम सबके लिए सेम ही है तो हर एक कलर अलग एंगल से क्यों मुड़ रहा है? तो वही बताता है कौन? कॉसिज। ये हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन। किसका रिलेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन, ठीक है? रिलेशन कैसा होता है? म्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर, ए प्लस बी बाई लैम्डा का, ये होता है रिलेशन कॉसिज इक्वेशन का, ठीक है? डायरेक्टली आपको ये दिमाग में रखना है, जहां पे ए और बी कांस्टेंट होता है। ए और बी क्या होता है? अब यहां से रिलेशन से आपको क्या दिख रहा है कि जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम्हारे दिमाग में फिर आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ अलग बताए थे सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप बताए थे कल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता? सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड कैसे कर रहा है? तो देखिए, मीडियम आपके पास एक ही है, मीडियम आपके पास, इससे रेड कलर ले जाते हैं तो रेड कलर का बेंडिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अगर इससे हम वायलेट कलर ले जाते हैं तो वायलेट कलर का कुछ बेंडिंग ऐसा होता है। दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना? तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू मान लें तो बताओ, म्यू तो कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से मुड़ रहा है। इसका मतलब कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया गया है क्या? बिल्कुल, कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता ही है। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड बोलो, स्पीड वेलोसिटी आप समझते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम का जो रेशियो होता है वो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ? मीडियम का। किसका हुआ? अब यहां पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है,
लेकिन रेड कलर कुछ अलग एंगल से मुड़ रहा है, अब वॉयलेट कलर कुछ अलग एंगल से मुड़ रहा है। बताओ रेड कलर का बेंडिंग का एंगल या डेविएशन का एंगल कम है, अब वॉयलेट का तो ज्यादा कम काहे हो रहा है? तो इसका रिलेशन कहां से आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा का बीच भी रिलेशन होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा का बीच का रिलेशन है। इसका मतलब कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? क्योंकि एक ही मीडियम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेव कर रहा है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फिक्स है, लेकिन ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेवियर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? इसका मतलब कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क पड़ रहा है। सही है? तो कलर कहां से दिखाएंगे? कलर को हम कहां से पहचानते हैं? वेवलेंथ से। जनरली ऐसे कलर के बारे में बताता कौन है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बताता है। लेकिन यहां से वेवलेंथ से भी, जैसे विबग्योर होता है ना, विबग्योर 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर है। बताओ सातों कलर का वेवलेंथ सेम है? ये सब ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये वेवलेंथ ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा, इसके बाद, इसके बाद, और सबसे कम, यही ना होता है? तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो बहुत कम एंगल से मुड़ा है, और जिसका वेवलेंथ बहुत कम है वो ज्यादा एंगल से मुड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखो तो इसके बारे में। हाँ, इनवर्सली है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए रेड कलर वॉयलेट कलर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? तो बच्चा जो इसके बारे में नहीं सुनेगा वो सोचेगा कि रेड कलर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको तो सर पढ़ाए थे मीडियम का, एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आया? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेड कलर अब वॉयलेट कलर, दो कलर दिखाए, हम बोले कि रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा आर है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ लैम्डा भी है, कौन ज्यादा है? अब आपका सवाल बन रहा है कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर किसका ज्यादा होगा? उल्टा, ठीक उल्टा रिलेशन। अगर वेवलेंथ रेड का ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा। हाँ भाई, मतलब उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, उल्टा। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब वो कम मुड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सुन के दिमाग में क्या आता है? अरे देखो, सबसे पहला सुनो रे सुनो, विद्यार्थी का पहला लूढ़ लक्षण क्या है? पहला लूढ़ लक्षण क्या है? लिसनिंग। आप चीजों को पहले अच्छे से सुनो, उसके बाद सोचो, जवाब मिले तब बोलो। क्वेश्चन खत्म नहीं तब बोल देता है, कुछ बोल देता है। हम अभी सवाल क्या पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ का बात करने लगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुन के आपको डेंसिटी का ख्याल आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, लाइट उसमें ज्यादा मुड़ता है। ये ख्याल आना चाहिए। आता भी है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट ट्रेवल कम करेगा, मतलब उसका स्पीड घट जाएगा, अब बेंडिंग ज्यादा होगा। सही बात है। अब ये अलग चीज है, कलर वाला अलग चीज है। कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन है। अब कलर के लिए वेवलेंथ सोचे कि कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? बोले कि किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, वेवलेंथ के बारे में पहले सोचो। ये तो तुमको पता चल ही रहा है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये क्लियर है। वेवलेंथ से क्या फील आएगा? किसी कलर का, जैसे रेड कलर का बोले ना कि वेवलेंथ ज्यादा है, सातों में 7 कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? इसको सुन के क्या पता चल रहा है? ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ किसको कहते हैं पता है? अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं ये सब बराबर है, छोटा बड़ा में नहीं है, सब बराबर है, तब वेवलेंथ का मतलब होता है ना कि एक कंप्लीट वेव में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? तो किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एक वेव में उस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किसी कलर का वेवलेंथ देखो, जैसे ये मान लो कि रेड का है, किसका है? आप वॉयलेट का दिखाएंगे तो इसे होगा। देखो तो एक वेव यहां कंप्लीट हो गया,
तो यही इसका लैम्डा है। तब वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम है, मतलब एक वेव जब कंप्लीट करेगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वही रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस करेगा। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज करके हम उसका डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो जो भी सिग्नल हम बनाते हैं रेड कलर, जो भी सिग्नल हमको दिखाना होता है किसका बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका सराउंडिंग मीडियम में बेंडिंग कम होगा, सीधा सीधा तुम तक पहुंच पाया जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेन में या एरोप्लेन में या टावर में सब जगह पे बॉल जलता है, कौन कलर का, क्यों रेड ही कलर क्यों जलता है, क्योंकि ज्यादा दूर से आपको दिखाई दे। अगर वहां पे रेड ना जला के क्या जला दें हम, तब वॉयलेट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगा सराउंडिंग मीडियम में लॉस्ट हो जाएगा, उसका विजिबिलिटी ज्यादा दूर तक नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब आएगा, लेकिन ये सब अभी नहीं आएगा। अभी जो बात करना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी किसके बारे में बात करना है, कॉसिज इक्वेशन। अभी किसके बारे में बात करना है, कॉसिज इक्वेशन। लिखो इसके बारे में, कॉसिज इक्वेशन के बारे में लिखिएगा। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, for a transparent media, for a transparent media, a refractive index, for a transparent media, a refractive index, for a transparent media, a refractive index, for a light, for a transparent media, मतलब किसी मीडियम के लिए हम बोल रहे हैं। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ and the relation is given by, and the relation is given by, and the relation is given by, and the relation is given by an equation, and the relation is given by an equation. This equation, comma दे देना, this equation is called as, this equation is called as Cauchy equation. This equation is called as Cauchy equation. समझ में आया बात? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिफाइन किया गया है। किसके लिए डिफाइन किया गया है? जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है, जैसे भी हो गया प्रिज्म लेके हम आपको बताए थे। इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन क्या बनता है? म्यू इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर। तो आपको बस यही दिमाग में रहना चाहिए। और यहां से डायरेक्टली क्या कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा इनवर्सली है। अगर लैम्डा ज्यादा म्यू कम, लैम्डा कम, ठीक है, वेयर ए एंड बी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मीडियम है ना वो मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। लिखो पहले इस इक्वेशन को। हाँ, बी के अपॉन से ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। नीचे लिखो वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी are constant, where a and b are constants which depends on medium characteristics, which depends on medium characteristics। जो किस पे डिपेंड करता है?
मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मीडियम के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एग्जाम्पल में नीचे लिख लो, लिख लेते हैं हम, लिख ही देते हैं आपको। बताओ वेवलेंथ पहले लिख देते हैं यहाँ पे। वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है व्हाइट कलर में, और सबसे कम किसका होता है। तो ये एक रिलेशन तो आप जान रहे हैं ना। यहां पे आप विवजियोर भी लिख दीजिएगा, या इसको विवगियोर पढ़ते हैं या विवजियोर, जो पढ़ना पढ़ो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में बताने लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका। तो यहां पे लिखा दिया। और इससे पूछे कि बताओ अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, रेड का कि वॉयलेट का। तो रेड का रे कि वॉयलेट का, वॉयलेट का ना। रेड का तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम नहीं जाएगा। यही सवाल बार बार पूछा जाता है। लिखो, यहां से एक सवाल और निकलेगा, लिखिए, इसके बाद बताते हैं हम। इसका आंसर आपको देना है। क्रिटिकल एंगल पढ़ा है ना। बताओ, क्वेश्चन है फॉर विच कलर क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। फॉर विच कलर ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। यही 7 के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में है रेड, येलो, ऑरेंज, वॉयलेट। यही सीख रहा है तुम लोग, बचबे किया वही। क्वेश्चन क्या पूछे थे, फॉर विच कलर क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा, यह सवाल पूछा गया था। आप बोले रेड, फिर बोले वॉयलेट। क्या ये समझ में आ रहा है कि किसका होगा? नहीं। देखो, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। लिख लो, इस सवाल को लिख लो वहीं पे। लिखिए, फॉर विच कलर ऑफ लाइट, फॉर विच कलर ऑफ लाइट, फॉर विच कलर ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। फॉर विच कलर ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। ऑप्शन लिखिए, रेड, वॉयलेट, ऑरेंज, इंडिगो। इंडिगो। अब देखो इधर आंसर अपने आप मिलेगा। ये इंटरफेस है, क्या मान लेना इसको, इंटरफेस बोले तो जो दो मीडियम को बांटने वाला होता है। इसके ऊपर मान लेते हैं रेयर मीडियम है, और नीचे मान लेते हैं ये है हमारा नॉर्मल। बताओ क्रिटिकल एंगल बनने का पहला कंडीशन क्या है, कि लाइट डेंसर से रेयर जाएगा। मान लो कि हम रेड को लेके जाते हैं, किसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो कि ऐसे गया, मान लो, तो क्रिटिकल तो नहीं कहलाएगा। ये एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे। अब बताओ, यही लाइन पर जिस पे रेड को ले गए हो ना, इसी लाइन पे अगर हम वॉयलेट को ले जाएं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि यहां से चल जाए, बोलो। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो कम बेंड किया, अब वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो ज्यादा बेंड करेगा। तो ज्यादा बेंड करेगा तो बताओ यहां से जा सकता है कि नहीं। तो यही एंगल आई पे रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल नहीं कहलाया, लेकिन वॉयलेट के लिए कहला गया ना। तब मिनिमम किसका हुआ, समझ आया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, टिक कर लो और ध्यान में रखना, ठीक है यहां तक। जैसे सब कुछ तो बता दिए, कैसे नहीं जानेंगे। अभी अभी क्या बताए,
इसका वेवलेंथ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, उसके बाद किसका है, इसके बाद किसका है, इसके बाद किसका है, इसके बाद किसका है, इसके बाद किसका है, और लास्ट में किस कौन है। ये समझ में आ रहा है, ये पता है इसका डाटा। 3800 से 7800 एंगस्ट्रम होता है, या 4000 से 8000 आसपास ले सकते हो। 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, इसको अप्रॉक्स में कितना मान सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रम से 8000, ये वेवलेंथ का रेंज है व्हाइट कलर का। अरे बोलो, अब वेवलेंथ तुमको सबका पता है ना। अब बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, उसके बाद बताओ, नहीं पता चल रहा है, बोलिए, पता चला ना सब कलर का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा किसी भी एक मीडियम के लिए। और बोलो यस और नो, हेडिंग डालो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तीसरा क्लास में पढ़ा था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट 2 नंबर में पढ़ना था, तीसरा में पूछ लेता है 12th में कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिफाइन करो। 2 नंबर का सवाल है, सबको को पता है। देखो ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, लाइट को हम इधर से ला रहे हैं, कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट तो है ही, कौन सा लाइट है, कितना कलर है इसमें, लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, मान लो रेयर से कहां जा रहा है, इसको जाना कैसे चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, बेंड होगा। अब बेंड कुछ इस प्रकार से होगा, बेंड कुछ इस प्रकार से होगा। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, तो बताओ अगर ये व्हाइट लाइट है तो क्या सब बराबर एंगल से डेविएट करेगा, क्योंकि सबका वेवलेंथ अभी भी बताया क्या अलग है, जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन, वो तो दिख ही रहा है ना, एंगल से दिख रहा है ना, बोलो। अब यहां पे क्या दिखा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, जब भी लाइट एक मीडियम से, तो लाइट का डेविएशन तो होता ही है। अगर ये लाइट व्हाइट लाइट है तो साथ में डिस्पर्सन भी होता है। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ कि व्हाइट कलर अगर अपने 7 कलर में दिखाई देना शुरू हो जाए, व्हाइट कलर अगर अपने 7 कलर में, देखो ये व्हाइट लाइट दिख रहा है तुमको, क्या इसमें 7 कलर नहीं है, क्या हमको दिख रहा है, दिखता कब है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट टूटता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तब लाइट टूट जाता है। टूटना को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, जो उस कलर से वो बना है। व्हाइट लाइट कितना कलर से मिलकर बना, 7। अगर वही व्हाइट लाइट का 7 कलर दिखना शुरू हो जाए तो इस फिनोमेना का नाम क्या है, डिस्पर्सन। याद रखना कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा डिस्पर्सन होगा, जब भी लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से तो अपना ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है। इस फिनोमेना का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ। और यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर व्हाइट लाइट का हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो केवल रिफ्रैक्शन होगा कि साथ में डिस्पर्सन होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार तुमको दिखाई दे दे, ये संभव नहीं है। तुमको दिखाई देगा या नहीं देगा इससे कोई मतलब होता है पक्का। ये तुमको दिख रहा है कि सही बात है, इसमें 7 कलर है, 7 का वेवलेंथ अलग है, तो 7 बराबर बराबर एंगल से कहां मुड़ेगा, 7 अलग अलग एंगल से मुड़ेगा। और अलग अलग एंगल से मुड़ा तो रेड कलर अब वायलेट कलर के बीच में भी एक एंगल बन जाएगा। इतना कलर, इतना एंगल के बीच में 7 कलर टूट रहा है। अब जरूरी, ये एंगल बहुत छोटा है, मान लो ये एंगल बहुत, तो तुमको नेक्ड आई से 7 कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं टूटा था, टूटा था तुमको दिखाई नहीं दिया, टूटा था तुमको दिखाई। अब तुमको देखने का मन कर रहा है कि नहीं हमको 7 कलर दिखाइए, तो 7 कलर दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिज्म का। ये प्रिज्म से 7 कलर आराम से दिख जाएगा। कारण है कि इसमें डेविएशन एक बार नहीं 2 बार होता है। यहां पे डेविएशन कितना बार हुआ, तो यही डेविएशन टोटल दिख रहा है कि इतना ही डेविएशन से ये कलर दिखाई देना होगा तो देगा, नहीं तो एक ही बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो डेविएशन ज्यादा
नहीं है, इसलिए हमको सातों कलर दिखाई। लेकिन यहां पे प्रिज्म में कल पड़े कि एक बार डेविएशन ए बी से होता है, एक बार डेविएशन, तो कुल मिलाकर डेविएशन 2 बार होता है, और 2 बार डेविएशन होगा तो थोड़ा लार्ज एंगल बनेगा। देखो ला एंगल, ये कौन सा लाइट, ये कौन सा लाइट, रेड, और ये कौन सा, रेयर से कहां गया था, टुवर्ड नॉर्मल बेंड किया। अब यहां से बाहर जाएगा डेंसर से, तब फिर बेंड करेगा अवे नॉर्मल, ऐसे जाएगा। बताओ एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा एंगल में टूटेगा। अगर बड़ा एंगल में टूटेगा तो सातों कलर आपको दिखाई देगा, सातों कलर आपको दिखाई, गिन मत लेना कि 5 को हुआ सर, के को कलर होता है 7, ऊपर में कौन है और नीचे में कौन है। अभी 7 कलर क्लियर दिखाई देगा कि नहीं, आप प्रिज्म से देता भी है, प्रिज्म से, या ऐसा स्केल स्कूल जो स्केल आता है ना नापने वाला तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जो बीचवा में हल्का गड्ढा होता है और किनारे किनारे थोड़ा उठा हुआ रहता है, उससे भी 7 कलर टूटता है। बचपन में आप लोग किए होंगे ऐसे ऐसे करके 7 कलर टूट रहा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि डेविएशन एक बार हो रहा है कि 2 बार, 2 बार, मतलब एक बार डेविएशन होगा तो भी लाइट टूटेगा, लेकिन हर बार दिखाई तुमको। हम मान लो कि टॉर्च लिए हैं, टॉर्च जिससे व्हाइट लाइट निकल रहा है, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट को हम पानी में डाल दिए, किस में डाल दिए, तब मीडियम तो चेंज किया, डेविएशन भी होगा। क्या पानी में 7 कलर दिखता है तुमको, इसका मतलब है कि नहीं टूटा था, टूटा था। ये एंगल इतना कम था कि फिर से हमको कंबाइंड दिख गया कि व्हाइट है, फिर से हमको क्या दिख गया, कंबाइंड ही दिख गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एक बार डेविएशन इससे हुआ, एक बार डेविएशन इससे हुआ, एंगल थोड़ा बढ़ गया, तो यहां पे हमको सातों कलर क्लियरली दिखाई देगा। क्या समझ में आ रहा है डिस्पर्सन, क्या बोलना डिस्पर्सन के बारे में, कि जब भी व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट, अपने 7 कलर में टूट जाए, अपने 7 कलर में, तो इस फेनोमेना का नाम लिखो, लिखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ white light, a splitting of white light into a splitting of white light into its 7 color, a splitting of white light into its 7 color, a splitting of white light into its 7 color is called as dispersion of light, is called as dispersion of light। सीधा सीधा बात है, बचपन में आप पढ़े थे ना, तो बना लीजिए दोनों फोटो, दोनों, जब स्टार्टिंग में ही पता चला था ना, जैसे ही अचानक घटना खोज हुआ था न्यूटन के द्वारा, हाँ, मतलब कोई जानबूझ के उसको पता नहीं कर रहा था और किसी को पता था भी नहीं। जैसे मान लो कि कोई गिलास का एक टुकड़ा था प्रिज्म जैसा, आई कहीं पे रखा हुआ था और इस पे कहीं छेद वेद था, जैसे ये करकट है, कहीं पे मान लो को होल होता, और वहां से डायरेक्ट लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ और सामने दीवार पे 7 रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब आदमी को दिखा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है भाई। जैसे तुम्ही को मान लो कि अभी पता चल गया तब ना, तुम्हारे साथ ऐसा होता कि व्हाइट लाइट इस पे लाए, ये प्रिज्म जैसा कुछ था ट्रायंगुलर, इस पे इंसिडेंट करवाते, इधर से 7 कलर हमको दिखाई देता, तो सवाल 2 गो बनता कि 7 कलर जो निकल रहा है, इस 7 कलर जो लाइट आ रहा है उसमें है कि प्रिज्म से आ रहा है। 2 क्वेश्चन बनेगा ना कि 7 कलर लाइट में था कि इस प्रिज्म में था। बहुत दिन तक ही कंफ्यूजन भी रहा, लोगों को पता नहीं चल रहा था, फिर बाद में पता चला। पता चलने के लिए एक्सपेरिमेंट एक और किया गया कि एगो प्रिज्म ही था, एगो दूसरा प्रिज्म को क्या किया ना कि उल्टा करके रख दिया इसके बगल में। जैसे एक प्रिज्म ही है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा आगे से, तो प्रिज्म मान सकते हैं इसको, हैं, इसी प्रिज्म को ऐसे रख दिया, एगो को इसको उलट के रख दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर लाइट को पास कराया, तो फिर देखा कि जब बाहर निकल रहा तो व्हाइट लाइट है। इसको बोलते हैं एक्रोमैटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोमैटिक प्रिज्म। इसको बना लिए, हाँ ये बना लिए, न्यूटन सब जगह मिलेगा, ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ोगे ना,
तो न्यूटन इक्वेशन आ जाएगा मैथ में। देखो इधर, इधर देखो इधर, इसको प्रूफ करके कैसे पता किया गया कि लाइट में 7 कलर होता है कि प्रिज्म में होता है। तो इसके लिए 2 प्रिज्म लिया और दोनों को सटा के रख दिया, आसपास दिख रहा है ना, तो दोनों सटा के रख दिया और यहां से व्हाइट लाइट लाया, ठीक, तो यहां से 7 कलर टूटेगा और इसके बाद ये इंसिडेंट है कि इस पे आएगा, बोलो, और इसका बेस अपोजिट है। बताओ प्रिज्म में जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन करवाते हैं हमेशा वो फाइनली कहां बेंड करता है? टुवर्ड बेस। कहां बेस बेंड करता है? तो इसमें देखो पहला प्रिज्म में बेस की तरफ आ रहा था, अब इसको उल्टा करके रखे हैं तो ये कहां जाएगा? ऐसे, और यहां से बाहर निकला तो कौन सा लाइट मिला? इससे क्या प्रूफ हुआ कि कलर में 7 कलर है, मतलब ये व्हाइट लाइट में 7 कलर है। इससे प्रूफ हो गया किसमें 7 कलर है? व्हाइट लाइट में। क्यों? क्योंकि अगर प्रिज्म कलर पैदा करता तो उल्टा रखे चाहे सीधा रखे 7 कलर दिखना चाहिए था, लेकिन 7 कलर दिख रहा है। गया था कौन? निकला कौन? तो व्हाइट था, व्हाइट निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिस्पर्सन का जो पावर था, जो लाइट को तोड़ने का जो क्षमता था, इसको उल्टा कर दिया तो क्षमता उलट गया। तो यहां पे तोड़ा, यहां पे फिर से जोड़ दिया, तो फिर से कौन मिल गया? तो ई केवल तोड़ने का काम करता है, लाइट रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ये ऑलरेडी व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, ये बस दिखाने का काम करता है, उसको डेविएट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। समझ में आया? तो फिर बाद में लोगों को पता चल गया कि अच्छा व्हाइट लाइट में ही 7 कलर होता है। सही है? यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो। तो दूसरा कलर का उस समय लाइट था, उस समय तो बस व्हाइट लाइट था। आज भी सुनो, आज भी जो पढ़ रहे हो मॉडर्न फिजिक्स है, आज भी समझ रहे हो, आज भी नए हैं। पता चला कि 5 साल 10 साल के बाद कुछ नया इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस सब पे अभी भी रिसर्च चालू है। जितना हम लोग जान गए, जितना से सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है, सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उतना हमको पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पे काम चालू है। लाइट को भी अभी भी ढंग से समझा नहीं गया है कि कौन सा लाइट क्या है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, पूरा नहीं समझ पाए हैं। क्यों? लाइट भी 2 तरह का, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में बस यही 7 कलर आता है व्हाइट लाइट, बाकी सब तो इनविजिबल है। नहीं, इंफ्रारेड दिखता है, एक्सरे दिखता है, गामा दिखता है, लेकिन है ना लाइट। बीटा रे नहीं, बीटा रे है, वो पार्टिकल होता है। एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा एक पार्टिकल है, बीटा एक पार्टिकल है। इस सवाल इस साल पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन लाइट है। ऑब्जेक्टिव सवाल था कि इसमें से कौन लाइट है। ऑप्शन में था गामा रे, एक्सरे, फोटोन, गामा रे, एक्सरे, और कुछ ऑप्शन था, ऑप्शन हमको याद नहीं है। एक उसमें ऑप्शन था बीटा का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन लाइट नहीं है। हाँ, कौन लाइट नहीं है, तो क्या बोले, एक्सरे, गामा रे, एक और कुछ था, एक बीटा था, तो बीटा नहीं था, ठीक है। नहीं तो ऐसे सुनते हैं कि अल्फा, बीटा, एक्सरे, गामा रे सब लगता है एक के है, लेकिन सब एक नहीं है। क्लियर यहां तक? डिस्पर्सन आपको समझ में आया? हेडिंग बनाओ आगे। लिखिए डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल। ये भी एनसीईआरटी के बाहर का चीज है, लेकिन ये भी सवाल मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हर साल दिखता है। या तो ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा, 5 नंबर में भी ये 3-4 साल पूछा दिया, एनसीईआरटी में कोई चर्चा नहीं इसके बारे में। हाँ, डिस्पर्सिव पावर का, ठीक है, लेकिन हर साल सवाल इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दे दे, 2 नंबर में दे दे। डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करने के लिए पूछ देगा 2 नंबर, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा अरे सुनो रे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। डिस्पर्सिव पावर किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का किस चीज पे डिपेंड करता है, ऐसे सवाल पूछ देगा। तो डिस्पर्सिव पावर से सवाल किसी न किसी फॉर्म में आते रहता है, इसलिए इसको समझना हमको जरूरी है। तो लिखो डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ
प्रिज्म मटेरियल। देखो मतलब तो तुमको नाम से पता चल रहा होगा, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सन सामने है, तो डिस्पर्सन से ना बना डिस्पर्सिव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लाइट को तोड़ने का जो क्षमता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट को जो स्प्लिट कर रहा है ना, व्हाइट लाइट को, उस स्प्लिट करने का जो क्षमता है वो हर एक मटेरियल का अलग अलग है, और वही क्षमता का नाम क्या दिया गया है, डिस्पर्सिव पावर। लेकिन इसका डेफिनेशन कुछ अलग देंगे हम। लिखो डेफिनेशन, पहले लिखो, लिखिए, एरो मार के लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angular dispersion, it is defined as the ratio of angular dispersion, it is defined as the ratio of angular डिस्पर्सन, ब्रैकेट में लिखना, डी थीटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, ब्रैकेट में, टू द मीन डेविएशन, टू द मीन डेविएशन, ब्रैकेट में लिखना थीटा। अगर आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करो, तो यही डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, क्या मतलब, क्या डेफिनेशन लिखवा है कि डिस्पर्सिव पावर क्या, एक रेशियो होता है, किसका होता है रेशियो, एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन का है, एंगुलर डिस्पर्सन का है, दोनों का मतलब तुमको नहीं पता चल रहा होगा। एंगुलर डिस्पर्सन ई का होता है, तो देखो 7 कलर दिख रहा है, रेड और वॉयलेट, रेड से लेके वॉयलेट तक का जो एंगल बना ना, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। जितना एंगल में डिस्पर्सन हुआ उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये प्रिज्म है और बोलो हाँ, ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है। यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा। देखो रे, इधर देखो, इधर, ये कौन है, ये कौन है, इसके बीच में हम मानेंगे येलो को, हाँ, बीच में किसको मानेंगे, येलो को, इसको बोलेंगे मीन डेविएशन। ओरिजिनल डायरेक्शन से जो येलो कलर रहता है ना, जैसे भिपजियोर लिए थे ना, भिपजियोर, तो येलो को माना गया मीन, किसको माना गया, मीन। तो मीन कलर कोई पूछे कौन होता है, अब मीन कलर का जो डेविएशन होता है उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से जो येलो कलर का डेविएशन है यही है, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई से, इसी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, थीटा से। ये है बताओ क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। इसको कौन सी से लिखना है, डी थीटा से। यही दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर को कौन सी से लिखा जाता है, ओमेगा, डब्ल्यू का भाई, थोड़ा सा ऊपर सही से कर देना, हाँ, इट इज डिनोटेड बाय, तो ओमेगा बराबर क्या बनेगा, किसका रेशियो है, एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय, हो गया। तो डी थीटा अपॉन थीटा को ओमेगा बोलते हैं, और ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर। क्लियर, लिखिए। अब इसका डेरिवेशन पे आते हैं कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। इस साल भी सवाल आया है, अब 5 नंबर में इस साल नहीं आया है, 5 नंबर में पहले आया है, तो अगला साल हो सकता है डिस्पर्सिव पावर पूछ ले। हाँ बिल्कुल,
फोटो बनाइए। ठीक है यहां तक? लिखो, सब कुछ लिख लिए ना? नीचे लिखिए, देखिए वेयर डी थीटा, पहले थीटा लिखो, वेयर थीटा इज मीन डेविएशन, वेयर थीटा इज मीन डेविएशन ऑफ लाइट, वेयर थीटा इज मीन डेविएशन ऑफ लाइट, and d theta is the change in deviation, where d theta is the change in deviation due to, where d theta is the change in deviation due to variation of refractive index, due to variation in लिखना, due to variation in refractive index, due to variation in refractive index, due to variation in refractive index d mu, due to variation in refractive index d mu, which is due to difference in, which is due to difference in wavelength, which is due to difference in wavelength d lambda, difference in wavelength d lambda। ठीक है, पढ़ो। डी थीटा एंगुलर डिस्पर्सन होता है, लेकिन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है उसके कारण ही डी थीटा आता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। बताओ, डी थीटा, डी म्यू और डी लैम्डा पहला बार सुने हैं कि सदियों बीत गया सुनते सुनते? बीत गया ना? बताओ, डी थीटा का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा। डी म्यू का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन म्यू। डी लैम्डा का मतलब क्या होता है? मतलब कुल मिला के चेंज का बात हो रहा है ना। डी और डेल्टा दोनों भाई होता था, डेल्टा थीटा डी थीटा, एगो बड़ा भाई है एगो छोटा भाई है। डेल्टा थीटा का मतलब बड़ा चेंज, डी थीटा का मतलब है तो दोनों चेंज। तो देखो इधर समझो, व्हाइट लाइट के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी व्हाइट लाइट है तो इसमें एक लैम्डा का रेंज है ना जी, कि इसमें लैम्डा का वैल्यू मान लो कहां से कहां तक है? लैम्डा 1 से लेके, इसमें बहुत कलर का लाइट है, मान लो कि उसका रेंज क्या है? लैम्डा 1 से, मतलब मैक्सिमम कितना? लैम्डा 1 और मिनिमम कितना मान लेते हैं। अब यहां से जब लाइट प्रिज्म से हम पास करवाए तो जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, अभी अभी आपको कॉसिस के बारे में पढ़ाए हैं कि वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर का बदलता है। तो यहां पे वेवलेंथ जिसका लैम्डा होगा और जिसका लैम्डा 2 होगा और जिसका बीच में होगा, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा कि सबका अलग अलग हो गया? तो सब अलग अलग एंगल से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? और दिख भी रहा है कि मुड़ रहा है। तो हम मान लेते कि रेड कलर का कितना था, वायलेट कलर का कितना था, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसके वजह से ही कलर टूटा है। क्या ये फील आ रहा है? आना भी चाहिए। सही है कि कोई दिक्कत? चलिए इसको भी दिखा दो तो यहीं पे जहां पे लिखे थे।
वंस मोर, देखो इधर, ओमेगा क्या था, डी थीटा अपॉन डी थीटा को तुम क्या बोला, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन ये है, एंगुलर डिस्पर्सन क्यों पैदा हुआ है इसको समझना है। तो डी थीटा का जो वैल्यू आया है वो वेवलेंथ के डिफरेंस के कारण आया है। अब वेवलेंथ का डिफरेंस देखो इधर, वेवलेंथ का डिफरेंस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डिफरेंस होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो बताओ डेविएशन भी तो सब पे अलग अलग होगा, क्योंकि यहां पे वेवलेंथ सबका अलग अलग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग, तो बेंडिंग भी सबका, ये बेंडिंग सबका अलग अलग नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एंगुलर डिस्पर्सन का मीनिंग क्लियर हुआ, अरे बोलो। अगर हम पूछें, देखना इधर से, अगर हम बोलें कि ओमेगा का वैल्यू जो डी थीटा अपॉन थीटा है, तो डी थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये जो टी थीटा एंगुलर डिस्पर्सन है कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये क्या है, अरे ओरिजिनल डायरेक्शन से वॉलेट का ही डेविएशन है, तो कौन सी लिखे हम, डेविएशन ऑफ, है ना डेविएशन ऑफ वॉलेट। इसमें से घटा किसको दो, नहीं रे, रेड, ई तो तुमको ई निकालना है, तो तुम ओरिजिनल डायरेक्शन से कहां चल जाओ, वॉलेट पे, और फिर ओरिजिनल से कहां चल जाओ, रेड पे। अब वॉलेट में से रेड को घटा दो तो इन्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या हम डी थीटा को लिख सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर, बोलो जी। अब मीन डेविएशन क्या था, येलो का, तो इसको लिख सकते हैं डेल वाई, बोलिए। यहां से बताइए डेल वी को क्या लिख सकते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, स्मॉल एंगल प्रिज्म हम मान के चल रहे हैं, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू ए लिखते थे ना, तब वॉलेट के लिए क्या लिखेंगे, म्यू वी माइनस 1 इंटू, रेड कलर क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1 इंटू, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू, बताओ ए कॉमन होके कट जाएगा, बोलिए। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, देखिए तब इसको फोटो को तो मिटा ही सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख दिया था, नहीं लिखा, जल्दी से लिख लो। अच्छे से समझो, घर पे जाके प्रैक्टिस करना, नहीं तो आज पढ़ाएंगे कल साफ हो जाएगा। मिटा देना फोटो, देखो तो ओमेगा बराबर, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे क्या बचा है, म्यू वी माइनस माइनस म्यू आर, अब प्लस 1 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, 1 1 भी साफ हो गया, क्या बचा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, बोलो। डी म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, और नीचे क्या है, म्यू वाई माइनस 1, तो म्यू वाई को क्या मान लिया, म्यू, तो डी म्यू अपॉन म्यू माइनस। आपसे सवाल इस साल इसी से पूछा गया कि बताओ किसी प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर होता है किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एक और ऑप्शन और था, और एक है कि मटेरियल के डेंसिटी पे या मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। म्यू भी माइनस म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर दिए, डी म्यू से, सही है, डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 था, इसको क्या लिख दिया, म्यू माइनस। अब आप देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सिव पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए कि किसी भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिस्पर्सिव पावर किसी भी मटेरियल का केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, तो मात्र एक चीज पर, वो कौन है, रिफ्रैक्टिव। क्या सही है, छाप लो, ये जो भी एनालिसिस है ना यहां से शुरू करना। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन, हाँ इसके बराबर इस सब उतार लो,
मजा आ रहा है? आना भी चाहिए। तो डिस्पर्सिव पावर हो गया, डिस्पर्सिव पावर यही था। लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना, समझा? ऊ वाला भी फॉर्मूला आएगा। ऐसे नहीं दिया, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 नहीं दिया तो कौन देगा? ऊ वाला म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। दोनों इंपॉर्टेंट है। हम तो कहते हैं क्वेश्चन बैंक अभी से देखना शुरू करो, परीक्षा का ऐसा तैयारी करो ना इस बार। हाँ बोलो 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 बोलो, यही सब सुनना चाहते हैं हम। अभी से एकदम पूरा फोकस रखो तुम एग्जाम के पेपर पे। कोर्स खत्म, सिलेबस खत्म होते होते तुमको यह फील आ जाना चाहिए कि अब कुछ करने का जरूरत नहीं है सर, टेस्ट वेस्ट खाली दे देंगे काम हो जाएगा, रेगुलर खत्म होने के बाद। ठीक है? और लास्ट के 3 महीना में हम लोग इस बार पहले से ही दिमाग सेट करके चलेंगे तब होगा। पहले से देखो अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीना खाली टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, पूछताछ करना है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा उसको खाली डील करेंगे, खाली टेस्ट होगा, खाली क्वेश्चन पूछताछ होगा, खाली पिटाई होगा। ऐसे होता क्या है कि क्रैश हुआ दोबारा पढ़ाइए, दोबारा पढ़ाने का कोई फायदा? रिवीजन, कॉपी में सब कुछ है, इंपॉर्टेंट को नोट करते चलेंगे, बता देंगे कि इस पे टारगेट करो, इस पे ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल बनाओ। ठीक है? तो तैयारी बहुत जबरदस्त होगा। एक चीज और देखने को मिला इस बार के एग्जाम में, इससे पहले नहीं मिला था। आधा घंटा पहले कॉपी लेट मिला, आधा घंटा कॉपी लेट मिला, ले लिया गया टाइम पे। वहां पे नहीं देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, लपड़ेबो करेगा, कुछ नहीं होगा, बिहार है ही, समझ रहे हो? यहां पे क्वेश्चन आउट होता है तो विद्रोह होबे नहीं करता है। आधा घंटा लेट से में क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं होगा। सीबीएसई में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुनो, अरे सुनो मेरा बात, 8 लाख 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है, तो 10 लाख का स्टूडेंट का मतलब समझ में आता है? उतना क्वेश्चन पेपर अरेंज करना, उसके लिए जो टीचर वहां पे गाइडिंग में लगा हुआ है, उस सब एकदम टाइम पे पंक्चुअलिटी के साथ हो जाए, थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है? तो पहला एग्जाम में ऐसा हो सकता है, आज जरूरी नहीं कि पहले में, दूसरा में भी हो सकता है। तो एक चीज का तैयारी इस बार और करेंगे कि 3 घंटा का पेपर 2.5 घंटा में हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आधा घंटा वहां भी डीजीपी रिवीजन के लिए बचाएंगे कि 2.5 घंटा में पेपर सॉल्व। ठीक? आधा घंटा जो बचा, आप जो भी सवाल को सॉल्व किए हैं एक बार दोबारा देख लीजिए कि कहीं पे गलती उलती तो नहीं हुआ है। 2.5 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व, और बिल्कुल आराम से होगा। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो केवल मैथमेटिक्स में, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो केवल किस में? इसके अलावा किसी में नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में 2.5 घंटा में पेपर आराम से सॉल्व हो सकता है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि परीक्षा से पहले 10 वो कम से कम फुल टेस्ट आप देके गए हो। फुल टेस्ट का मतलब समझता है ना? 3 घंटा वाला होल सिलेबस का टेस्ट। अभी हम लोग साल भर टेस्ट देंगे, यूनिट टेस्ट होगा, 1 यूनिट का होगा, 2 यूनिट का होगा। लास्ट में टेस्ट क्या होता है? पूरा का होता है, होल सिलेबस का होता है। तो 8-10 को टेस्ट देके जाएंगे, 2.5 घंटा का प्रैक्टिस रहेगा। क्वेश्चन लेट दे क्या दे हमको उससे मतलब है? हम तो 2 घंटा 2.25 घंटा में बना के तैयार रहेंगे। समझ रहे हो? तो सब कुछ पहले से ध्यान रखना है। क्लियर है? अब सुनो, आगे बात करते हैं। सुनो 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 इधर। अब इसमें कंडीशन आता है। डिस्पर्सिव पावर तो समझ में आ गया कि क्या होता है ना? क्या बोले? एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव पावर किस बात पे डिपेंड करता है? किसी एंगल पे, केवल किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जो मटेरियल का होगा। ठीक है? वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन होगा तो मटेरियल का ही ना। उसके बाद आपसे कंडीशन इसमें पूछेगा
कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, सुनना ध्यान से, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का कंडीशन लिखो। डिस्पर्सन विदाउट माने डिस्पर्सन तो होना चाहिए लेकिन डेविएशन, उसका कंडीशन बताओ। दूसरा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का कंडीशन लिखो। उल्टा बोल रहे हैं, एक बार क्या बोले, डिस्पर्सन, फिर क्या बोले, ये दोनों का कंडीशन लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो बताओ डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन कैसे हो सकता है? अकेले प्रिज्म से संभव है, उसके लिए 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। कितना प्रिज्म लेना पड़ेगा? दोनों प्रिज्म का, सुनो, दोनों प्रिज्म का अगर एंगुलर डिस्पर्सन अगर एकदम इक्वल है, दोनों प्रिज्म का अगर एंगुलर डिस्पर्सन अगर एकदम इक्वल है, आप दोनों को उल्टा करके रख दिए तो दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो बताओ डिस्पर्सन हुआ? नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इधर देखो शॉर्टकट में, एगो प्रिज्म इसको रखे, एगो प्रिज्म ऐसे रख दिए, इसको क्या बोलते हैं? एक क्रोमैटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? 2 प्रिज्म एक दूसरे के इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब मान लो कि इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सही है। अब यहां से लाइट को इंसिडेंट कराए, लाइट ऐसे बेंड किया, यहां से लाइट इधर गया और दूर के निकल गया, निकलना चाहिए इसी लाइन पे सीधा सीधा, या इसको मान लो कि ऐसे निकला, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ तो कुछ एंगल बीच में बन रहा है। ये एंगल किसका है? ये मान लो थोड़ा ऐसे गया है, ये एंगल बन रहा है ना, फिर से बना दें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे निकला, ये लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा। लाइट गया ऐसे, फाइनली आया था कौन लाइट, निकला कौन लाइट, डिस्पर्सन हुआ? नहीं हुआ। हो गया विदाउट डिस्पर्सन, लेकिन डेविएशन हुआ। डेविएशन नोट करो, डेविएशन, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, गया इधर, अरे इधर ध्यान दो ना, इधर फुल फोकस चाहिए रे, फुल, नहीं तो नहीं जाएगा। इसको जाना चाहिए था सीधा, गया इधर, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, इसको क्या करो, पीछे की ओर बढ़ाओ, जाएगा ऐसे। बताओ इस लाइन से कुछ एंगल बना कि नहीं? इसको क्या बोलोगे? डेविएशन। तो डेविएशन हुआ, डिस्पर्सन, इसी को बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? अब इसका कंडीशन पूछेगा तो कंडीशन सिंपल है कि इसका डिस्पर्सिव पावर और इसका डिस्पर्सिव पावर मस्ट बी इक्वल। एगो है क्लॉकवाइज, एगो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों एंगल बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर लेगा, तो डिस्पर्सन नहीं होगा। समझ आया? हेडिंग डालो, लिखिए राइट कंडीशन, राइट कंडीशन फॉर, right condition for deviation of, right condition for deviation of white light, deviation of white light, deviation of white light without dispersion, without dispersion, without dispersion। क्या हेडिंग डाले? डेविएशन विदाउट, जो अभी अभी बताए हैं आपको, डेविएशन होना चाहिए लेकिन डिस्पर्सन। लिखो नीचे एरो मार के लिखो, तो dispersion produced by one prism
dispersion produced by one prism nullifies, nullify माने cancel, nullifies that dispersion produced by other prism या another prism, nullifies that dispersion produced by the other prism, nullifies that the dispersion produced by the other prism. इसका कंडीशन आपको लिखना है, तो समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ठीक है। ये सब चेक करता है कि पढ़े हो तो मजदूरी किए हो कि सच में पढ़ाई किए हो। ये सब सवाल वही जांच करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं ना है इसके बारे में, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़े हो तो एकदम लकीर का फकीर हो के पढ़े हो, कि अगल बगल का देख के चीजों को समझने की कोशिश किए हो। देखो इधर, ये आपका प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, साथ में एक इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोमैटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एक्रोमैटिक प्रिज्म। हो गया। इसका प्रिज्म एंगल, इसका प्रिज्म एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर भी लिख लेते हैं। मतलब हमको दो क्वेश्चन होता है, एक तीसरा होता है म्यू वाई से। ये तीन क्वेश्चन मतलब होता है, रेड वायलेट और, तो इसका म्यू से डिनोट करेंगे सबको, और इसका सबका म्यू डैश से। तो रेड हो, वायलेट हो या येलो हो, सही है। डायग्राम समझना, कौन सा लाइट है? इसको ये वो को सीधा सीधा ले जाते हैं। मुड़ा है, जाना चाहिए था ऐसे ना, ऐसे जाना चाहिए था ना। ये डेविएशन दिखाने के लिए बस इसको मोड़े हैं। आज दूसरा को ऐसे ले जाना, यहां से जाएगा तो ऐसे जाएगा, आप फाइनली निकल जाएगा ऐसे, ये ना होगा। बताओ, डेविएशन ही दिखा, ये बोला, इसको क्या बोलेगा तुम? डेविएशन है। डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, लाइट आया गया, ठीक है, इसमें हमको क्या मिल रहा है? तो केवल डेविएशन। क्यों? क्योंकि आया था कौन, निकला कौन, लेकिन डेविएशन तो सामने है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन है, इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन इधर है, किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। इसका डिस्पर्सन इधर है, ये किधर है? अगर इसका दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन अगर बराबर हो जाए, पहला प्रिज्म का और दूसरा प्रिज्म का, तो नेट डेविएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये एंगल बराबर हुआ तो होगा ना। तो इसी का कंडीशन हमको लिखना है, तो हम नीचे लिखते हैं। देखो, ये फोटो तो तैयार है, क्या लिखना है? कंडीशन फॉर डेविएशन, कंडीशन फॉर विदाउट डिस्पर्सन। फोटो देख के समझ में आ रहा है कि हाँ यही वाला कंडीशन है, डेविएशन विदाउट। तो बताओ कंडीशन क्या बोलोगे तुम? डी थीटा फर्स्ट प्रिज्म का इज इक्वल टू डी थीटा सेकेंड प्रिज्म का, बराबर होगा तभी ना वो नलीफाई करेगा। बताओ डी थीटा का वैल्यू क्या बताए थे अभी? देखो पीछे पीछे लिखो है। ये था, इधर क्या लिखोगे? ऐसे लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा भी माइनस बराबर
माइनस ए डैश ना, सही है। देखिए देखिए इधर ध्यान देते रहिए, बातचीत मत कीजिए। ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए कॉमन हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1 म्यू भी माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस प्लस ए डैश ए कॉमन म्यू भी माइनस इज इक्वल टू ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है किसका? डिस्पर्सन एंड डेविएशन विदाउट। डेविएशन हुआ था ना, बोले डेविएशन बताओ कितना हुआ। आपसे क्या पूछेगा? डेविएशन बताओ कितना हुआ। तो नेट डेविएशन डेल्टा हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा फर्स्ट माइनस डेल्टा, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस इनटू ये ना होता है माइनस म्यू डैश 1 माइनस इनटू ए डैश, सही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? म्यू ए माइनस माइनस म्यू डैश, नीचे नहीं ना, ठीक है। म्यू डैश माइनस म्यू डैश ए ना, म्यू डैश ए माइनस माइनस प्लस ए डैश, सही है। तो इसको क्या बोल देंगे कि नेट डेविएशन आया। इसको ए कॉमन करके भी तुम लिख सकते हो आगे सोल्व करके, लेकिन हो गया इतना लिख दोगे तो काम हो जाएगा। डेविएशन निकालने के लिए तो यहां पे दो अपोजिट ना है, देखो इधर, इधर देखो इधर, यही ना इसका नेट डेविएशन है। तो इसका डेविएशन नोट किए और इसका डेविएशन नोट किए, तो दोनों का डेविएशन अलग अलग डायरेक्शन में है ना। एक में इधर जा रहा है, एक में ऊपर जा रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना नेट आएगा। क्या समझ में आया? तो इस सब लिखने के लिए तुमसे पूछा जाएगा। अब इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या लगता है तुमसे लिखा जाएगा? उतना भी आसान नहीं है। आप समझिएगा, घर पे जाके देखिएगा, अपने हाथ से लिखिएगा, तब होगा। छापिए, हाँ कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। 1 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, आएगा जरूर। लिखो, पहले लिखो। यहां तक पहले कंप्लीट करो। ये आपको याद होना चाहिए। हो गया। अब सुनो, इसके बाद डेविएशन निकाले थे ना कि डेविएशन कितना हुआ। तो हम तो यहां पे डेविएशन ऐसे निकाले,
डेविएशन हम लोग मेजर करते हैं मीन डेविएशन से। कहाँ से मेजर करते हैं? तो जो यहाँ पे तुम म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखे हो ना, यहाँ पे आप क्या कर देना, एक लाइन को हम मिटाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। डेविएशन कहाँ से मेजर करते हैं? मीन डेविएशन के लिए। तो इसको म्यू की जगह पे क्या लिख देना? एलो। एलो को मीन माने थे ना, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। यहां पे भी क्या लिख देना? म्यू वाई डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। आप इतना ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन आएगा। अभी का कंडीशन क्या था? डेविएशन विदाउट, अब क्या आएगा? डिस्पर्सन विदाउट। हो गया? इसके बाद है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। अब इसका कंडीशन आपको निकालना है। इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है। इतना, हाँ इतना पढ़ के आना, सोच के भी आ सकता है तुम कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन कैसे हो सकता है। डायग्राम बनाने का कोशिश करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।